जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण है, इसमें आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। हम जानते हैं कि जो भारत में यूरोपीय कंपनियों ने जो अपना व्यापार वाणिज्य शुरू किया और बाद में ब्रिटिश के नियंत्रण में भारत आया, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो पुर्तगालियों से हुई थी। सबसे पहले कौन आने वाले थे? आने वाले भारत में कौन थे? पुर्तगाली। तो उसी को पूरी डिटेल में हम चर्चा करें, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा लोग कम पढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जब आ जाता है टफ हो जाता है। 1498 में शुरुआत होती है इसकी। भारत में प्रथम पुर्तगाली जो आगमन होता है 1498 में किसके रूप में होता है? वास्को डी गामा के रूप में। कौन आता पहले? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के रूप में होता है। ये पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत पहुंचा। ये कालीकट बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर पहुंचा? कालीकट। कालीकट में पहुंचा। वहाँ का शासक उसमें जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन वहाँ पर पहले से व्यापार कर रहे जो अरब और बेनिस यात्री थे उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों की स्थिति वो जानते थे। यूरोप उसमें बहुत तेज़ ग्रोविंग कंडीशन में था, तो वो जानते थे कि यहाँ पर संभावना है, अगर ये वास्को डी गामा यहाँ आता है तो संभावना आगे इन लोगों के लिए ख़त्म होगी। और बाद में हुआ भी वही। जमोरिन ने स्वागत किया और ये 90 दिन की यात्रा के साथ, पुर्तगाल से 90 दिन की यात्रा के बाद, एक अब्दुल मनीक नामक पथ प्रदर्शक था। कौन था? अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक नामक पथ प्रदर्शक के साथ यहाँ पहुँचा था। और जब ये गया यहाँ से वापस, तो काली मिर्च के व्यापार पर जितने में ख़रीदा था उससे 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उसने, सारे खर्चे काट करके निकाला, 60 गुना ज़्यादा के प्रॉफिट पर उसने काली मिर्च का व्यापार किया। काली मिर्च यूरोप में बड़ी मांग थी, क्योंकि जब यूरोपीय देशों में ठंडक में घास खत्म हो जाती थी तो जानवरों को मार करके उनके मांस को प्रिजर्व कर दिया जाता था कि ठंडी में उनको यूज किया जा सके, खाया जा सके और मांस खराब भी ना हो। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? मसालों की। मसालों में विशेषकर काली मिर्च बहुत ज़रूरत होती थी, उसको लगा करके रख दिया जाता था। तो काली मिर्च की उसमें बहुत डिमांड थी और इसी वजह से काली मिर्च के व्यापार में, और ये आज से नहीं, 1498 से नहीं, प्राचीन काल से ही इसको एवं प्रिय कहा जाता था पहले, प्राचीन काल में, शुरुआती शताब्दियों में काली मिर्च को। तो व्यापार तभी से था। वही वास्को डी गामा ने पुनः जो है स्वतंत्र रूप से या यूरोपीय कंपनी के रूप में शुरुआत जो उसने की काली मिर्च के व्यापार से की, और उसके 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाया। जितना ले गया था उससे 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाया। एक इसके बाद चूंकि वहाँ के शासक ने जब ये देखा जो है, तो उसने पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार के साथ एस्तादो द इंडिया नामक एक कंपनी बनाई। एस्तादो द इंडिया, इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी व्यापार करने की, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी व्यापार करने की। और पेट्रो एल्ब्रेज कैब्राल पहला व्यक्ति था, जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा पुर्तगाली था, दूसरा पुर्तगाली जिसने भारत की यात्रा की। पेड्रो एल्ब्रेज कैब्राल ने हालांकि 1502 में पुनः ये आया। वास्को डी गामा 1502 में पुनः आया। उसके बाद ये आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया, व्यापार वाणिज्य शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये अपनी पैठ भारत में बनाने लगे। वो अरब सागर के माध्यम से आते थे, होर्मुज जल संधि है, और उधर जो है लाल सागर है, और केप ऑफ गुड होप होते हुए तमाम सारे रास्ते इन्होंने ईजाद किए। चूँकि इनकी नौसेना बहुत सशक्त थी, उसी का फ़ायदा उठाकर पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। और 1503 में इसी काली मिर्च के व्यापार और अपने व्यापार वाणिज्य को सुदृढ़ करने के लिए 1503 में इन्होंने कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना की।
1503 में इन्होंने कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना की और उसी समय 1503 में अलबुकर्क को एक सेनानायक के रूप में यहाँ भेजा गया। एक सेनानायक के रूप में 1503 में यहाँ पर भेजा गया। कोचीन जानते हैं केरल में है। केरल में सबसे पहले दुर्ग की स्थापना पुर्तगालियों ने कोचीन में की 1503 में। और इसका कार्य ये था कि अपने जो पूर्व का व्यापार था और काली मिर्च का व्यापार था, इसको वो सशक्त तरीके से, सुरक्षित तरीके से करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने दुर्ग का निर्माण भी किया कि यहाँ से एक बेस इनको मिलेगा और वहीं से वो अपना पूरा भारत में जितना व्यापार है इससे संबंधित व्यापार। दो फायदे थे इसके, एक तो कोचीन जो था पोर्ट था, वहाँ से ये अरब सागर की निगरानी भी कर सकते थे, और दूसरा दुर्ग होने की वजह से इनकी सारी गतिविधियों का केंद्र, सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी पूरी हर जगह सुरक्षा तो कर नहीं सकते थे। दुर्ग के पास ये जो है अपना सारा सिस्टम डेवलप कर करके वहाँ पर ये अपना पूरा सिस्टम डेवलप कर करके आगे काम बढ़ा सकते थे। तो इसका इनको बहुत फ़ायदा हुआ। कोचीन में पहले दुर्ग जब स्थापित किया तो ये शुरुआती कदम था भारत में अपने साम्राज्य की, इनके साम्राज्य की स्थापना का। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये 1505 में दुर्ग स्थापित हो गया। 1505 से 9 तक ये पहला वायसराय बनकर आया, या गवर्नर या वायसराय। फ्रांसीसी पहला गवर्नर था। इसे बना जब चूँकि दुर्ग स्थापित हो गया, एक साम्राज्य के रूप में डेवलप होने लगा, तो पहला गवर्नर बना करके इसको एक तरह से यहाँ का प्रशासक बना करके भेजा गया। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। उसके पहले 1503 में ही दीव पर अधिकार कर लिया गया। दीव पर अधिकार किसको हरा कर किया? तुर्की की सेना को, प्लस गुजरात, ये सब व्यापारी थे, और प्लस तुर्की, गुजरात और अरब, इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा करके 1503 में दीव पर अधिकार कर लिया गया। उसमें जो गुजरात के पास था ये क्षेत्र, और वहाँ से अकबर जब आया था तो उसने भी दीव के पास से ही अपना समुद्र के दर्शन किए थे गुजरात यात्रा में। सबसे पहले अधिकार दीव पर भी अधिकार हो गया, यहाँ पर अधिकार हो गया उसका, कोचीन पर दुर्ग स्थापित हो गया। अब ये देखिए पूरा तट, गुजरात से लेकर के कोचीन तक, केरल तट पूरा, ये वहाँ इनकी गतिविधियों का पूरा केंद्र हो गया। और इसी तट पर मसाले, इलायची, लौंग, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च तो होती ही थी मालाबार तट पर। तो ये सारा यहीं होता था। इन्होंने सारी गतिविधियों का केंद्र अपने पश्चिमी तट को, भारत के पश्चिमी तट को बनाया, और यहाँ से जाना भी आसान। अरब सागर पार किए, अरब सागर पार करने के बाद उधर लाल सागर होते हुए निकल गए। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर बनाया गया। भारतीय जो पुर्तगाली साम्राज्य भारत में था उसका गवर्नर किसको बनाया गया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। एक बहुत योग्य था। इसे ही वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता था, वास्तविक संस्थापक। इसने आते ही गोवा पर अधिकार कर लिया। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक थे। यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह, इनसे इसने गोवा छीन लिया। गोवा कितना इंपॉर्टेंट है? गोवा छीन लिया, और 1961 तक, भारत के स्वतंत्र होने तक इस पर अधिकार इनका बना रहा। 1530 में अभी तक तो कोचीन राजधानी थी, क्योंकि यहीं दुर्ग पहले ही बनाया गया था कोचीन को। 1503 में दुर्ग बनाया गया, यहीं तभी से इसको राजधानी सेंटर बना दिया गया। लेकिन 1530 में गोवा को राजधानी के रूप में, कोचीन से हटा करके गोवा को राजधानी बना दिया गया। जो गोवा पर इसने 1510 में अधिकार किया था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो 1530 में इसको राजधानी भी बना दिया गया, और एक सेंटर जो पुर्तगाली साम्राज्य का हो गया वो गोवा हो गया 1530 से। 1510 में यहाँ अधिकार किया, और इसने कितना ये ग्लोबल था। 1511 में इसने मलक्का जल संधि और होर्मुज जल संधि। मलक्का कहाँ है? मलक्का आप जब जाएंगे, मलक्का जल संधि आज भी चीन के 90%, 80% जो
ईंधन या तेल की सप्लाई होती है मलक्का जलसंधि से होती है, इसलिए वो जो है अपना वैकल्पिक मार्ग बार बार खोज रहा है। मलक्का जलसंधि अंडमान निकोबार से आप जब इंडोनेशिया की तरफ बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया का जो बीच में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो है और ऊपर मलेशिया है, इन बीच में जो जलसंधि है उसके नीचे, मलेशिया के जस्ट नीचे तो मलक्का जलसंधि है। और होर्मुज जलसंधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, आप पूर्वी तट पर देख लीजिए, पश्चिमी तट पर, ये तो पूर्वी क्षेत्र का था मलक्का, और पूर्वी उधर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जो संधि थी वो थी होर्मुज, इस पर इसने अधिकार कर लिया। अब व्यापार वाणिज्य, चूँकि होर्मुज जलसंधि इसलिए ज़रूरी था कि अरब व्यापारियों के लिए वो महत्वपूर्ण था और यहाँ पर अधिकार करने से उनका बहुत बड़ा फायदा होता था। अरब व्यापारियों पर नियंत्रण इनका सीधा सीधा स्थापित हो गया। और दक्षिण पूर्व एशिया में, चूँकि मसाले दक्षिण पूर्व एशिया में भी थे, इसलिए मलक्का जलसंधि पर अधिकार करने के लिए उसने जो है उधर भी अधिकार कर लिया। चूँकि इन्हीं की नौसेना सशक्त थी इसलिए कर रहे थे, बाकी लैंड पर, ज़मीन पर इनकी अभी उतनी पकड़ नहीं थी और ये अपने आप को सशक्त बनाने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका काम उसी से चल जा रहा था तो उसी पर फोकस कर रहे थे, समुद्री व्यापार पर, समुद्र पर नियंत्रण से इनका काम चल जा रहा था। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जल और थल दोनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दोनों में इनको शुरुआती दौर में ही इन्हें बाहर कर दिया। अल्बुकर्क ने कई काम किए, जैसे इसने भारतीयों को सेना में भर्ती किया। इससे ये हुआ कि भारतीयों को सेना में भर्ती करने से स्थानीय रूप से उनको बहुत सपोर्ट मिला। और दूसरा जो है, जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे, निम्न मध्य वर्ग के पुर्तगाली थे, उनको विवाह, भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया ताकि वो यहाँ विवाह करके बच्चे पैदा करें, अस्थायी रूप से बस जाएँ, तो एक पुर्तगाली बस्ती को डेवलप करने में, पूरा विस्तार करने में सहायता मिले। चूँकि अरब सागर में पूरा इनका व्यापारिक कारवां फैल चुका था, तो इन्होंने एक पद्धति बनाई। होर्मुज पर अधिकार कर लिया, मलक्का पे अधिकार कर लिया, तो अरब सागर के बेताज बादशाह हो गए। और इससे उन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का निर्माण किया। कार्ट मतलब एक व्यापारिक, अगर अरब सागर से आपको व्यापार करना है, अरब सागर में कुछ भी करना है, तो इनसे बड़ा कोई नहीं था, ये लूट लेते थे जहाज़ों को। अकबर को भी अपने जहाज़ों को सुरक्षित निकासी के लिए इनसे परमिट लेनी पड़ी थी। अकबर को भी, सोचिए इतना बड़ा सम्राट था, अकबर को परमिट लेनी पड़ी थी, ठीक है, कार्ड्स पद्धति में। और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय पूरे अरब सागर के बेताज बादशाह हो गए थे। इनके जो साधन थे, मूल जो इनकी शक्ति का कारण था वो था कोंकण तट से काली मिर्च का व्यापार निर्यात करते थे और मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, इन सब का, नील, इस सब का जो है निर्यात करते थे। इसके बदले में अभी देखिए, बाद में अंग्रेज़ों ने यहीं की पैसा कमाया और यहीं पे व्यापार में लगा करके यहीं से, मतलब यहाँ पैसा भी कमाया, यहाँ शोषण भी किया, उसी का व्यापार किया, उसी व्यापार से बाहर अपनी सारी चीज़ें भेज दी, तो कई फ़ायदे लिया उन्होंने। लेकिन अभी तक पुर्तगाली सोना और चांदी, बहुमूल्य रत्न, ये अपने व्यापार के बदले में भारत में लाकर देते थे। केवल काली मिर्च के व्यापार पर 1,70,000 क्रूजेडो भारत में लाया गया था एक साल में, शुरुआती दौर में। दूसरा जो इनका मुख्य उद्देश्य था आने का, हमने बताया था कि एक तो धर्म प्रचार था, ईसाई धर्म का प्रचार करना, व्यापार करना और ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार करना और यहाँ पर व्यापार करना और पूरे क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना। क्षेत्र मतलब सामुद्रिक क्षेत्र में, चूँकि उद्देश्य ही इस कंपनी का था, एस्तादो दा इंडिया का, कि ईसाई धर्म का प्रसार। तो उसके लिए अल्फांसो डिसूजा, जो 1542 से 1545 में यहाँ का गवर्नर था पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में, उसके समय में जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। कौन आए? जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर। ये देख लीजिए, 1542 से मुगल काल चल रहा। अभी 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद मुगल स्थापित हुआ था 1542 से 45। चूँकि इस समय मुगल साम्राज्य थोड़ा अस्त की तरफ था, इसमें शेरशाह और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों का शासन था। लेकिन अल्फांसो डिसूजा इसी समय की बात है, मुगल काल के जस्ट वो शेरशाह के साम्राज्य जब चल रहा था भारत में, उस समय की बात है ये। तो अल्फांसो डिसूजा, इसके समय में जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया।
इन्होंने उसके बाद में अकबर के समय में, जब अकबर शासक हुआ, तो फादर एक्वाविवा और मानसेराट ये दोनों जो है ईसाई धर्म लेकर के अकबर के दरबार में भी आए। पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू, आज हम तंबाकू सबको देखते खाते हुए, तो पहले तंबाकू नहीं था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किया। जहाज का निर्माण, चूँकि इनकी मूल जो शक्ति का स्रोत था सामुद्रिक मूवमेंट था, समुद्र में इनका आना जाना और इनकी नौसेना थी, तो इसके लिए जहाज़ ज़रूरी था। तो जहाज़ निर्माण, चूँकि यूरोप से हमेशा जहाज़ ला नहीं सकते थे, चूँकि यहाँ स्टेब्लिशमेंट हो गया इनका तो इन्होंने जहाज़ निर्माण यहाँ पर शुरू कर दिया। तो 2 तंबाकू की खेती शुरू की, जहाज़ निर्माण शुरू किया और प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चूँकि ईसाई धर्म के प्रसार के लिए अनुवादक चाहिए, भारतीय भाषाओं में जो लिटरेचर था वो भारतीय भाषाओं में होने चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में 1556 में गोवा में स्थापित किया गया। कहाँ पर? गोवा में। तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें की इन्होंने, और एक और किया, गोथिक कला का प्रारंभ किया। गोवा में अगर आप जाइए तो 1961 तक गोवा अधिकार में रहा, तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारी पुर्तगाली निशान मिल जाएंगे। क्योंकि भारत विदेशी से बहुत गहरा संपर्क है यहाँ पर, तो अभी विदेशी यहाँ घूमते हुए या विदेशी जैसे लोग भारतीय, चूँकि वो शादी भी किए थे, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, यहाँ की कला, जो पुराने आवास बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप गोथिक कला या वो पुराने आवास पर पुर्तगाली आर्किटेक्चर की छाप आराम से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।